खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उदयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंदूक की दुकान में ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। खिड़की और दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची। सवीना स्थित सब्सिडी सेंटर की घटना है, जहां पर जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि बंदूक की दुकान में ब्लास्ट की जानकारी उदयपुर से मिल रही है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। खिड़की और दरवाजों के परखच्चे ब्लास्ट के दौरान हो गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल को तेज कर दिया गया है। सवीना स्थित सब्सिडी सेंटर की यह घटना है। कुछ देर में जो तस्वीरें आएंगी वो भी अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर बंदूक की दुकान में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। और स्पेशल रिपोर्ट में बात नीट यूजी की करते हैं। दरअसल नीट यूजी 2024 की परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नीट यूजी की परीक्षा कराने वाली एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पेपर लीक मामले की सुनवाई की है वो रिजल्ट से पहले लगाई गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से लंबे सभी याचिका को एक साथ तय किया है। कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इस पर एनटीए को जवाब देना होगा। और अब एनटीए को जो नोटिस जारी किया गया है उसके जवाब पर सभी की निगाह टिकी है, चूंकि 8 जुलाई को इसी जवाब पर अब सुनवाई होगी। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन देता है, क्या निर्देश देता है। लेकिन आज अहम टिप्पणी साफ तौर पर कहा कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट लेते हुए ये सुनवाई की और बड़ी टिप्पणी की। आपको बता दें कि लगातार जो एस्पिरेंट्स हैं या जो नीट यूजी में तमाम अभ्यर्थी बैठे थे वो सीधा आरोप एनटीए पर लगा रहे हैं धांधली का, और नए सिरे से इस परीक्षा को आयोजित करने की मांग की जा रही है। तो सीबीआई जांच की मांग की। नीट यूजी 2024 के नतीजों पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में नीट का एग्जाम देने वाले छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन इस विवाद की वजह से नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया। और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे। और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे। और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, OMR सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। जम्मू के रियासी में जिस तरह से तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के आतंकियों ने मार गिराया है, उससे साबित हो गया है कि अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कैंप को तबाह किया जाए। इस बार आतंकियों ने वो कायराना हरकत की है जिसके बाद से पूरा देश अब बदले की मांग उठा रहा है। रियासी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला किया है, वो साफ दिखाता है कि भारत को इस खूनी हमले का बदला चुन चुन कर लेना होगा। 9 जून को हुए इस आतंकी हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, जबकि 33 तीर्थयात्री घायल हैं। इस हमले में घायल तीर्थयात्रियों ने जो बताया है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख जताया है। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। जो सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं, कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ एस्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सिस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, CRPF की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले रियासी का यह आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश और लश्कर के मुखौटे वाले TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस हमले पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया है, जबकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि हमला करने वाले आतंकियों की संख्या दर्जन भर थी। अब आप एनिमेशन से समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से हमला किया। आतंकियों ने पहले 42 तीर्थयात्रियों से भरी बस को काफी दूर से फॉलो करना शुरू किया था। जैसे ही आतंकियों को मौका लगा, उन्होंने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना बांधकर सीधा हमला किया। गोली लगते ही पहाड़ी रास्ते पर बस का संतुलन खो गया। करीब 3 से 4 आतंकी लगातार बस पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, जबकि आतंकियों को कवर देने के लिए 2 से 3 आतंकी हमले से कुछ फासले पर पोजीशन लिए हुए खड़े थे। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही बस खाई में गिरी, उसके बाद भी आतंकी बस पर अंधाधुंध हमला करते रहे, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए और 35 तीर्थयात्री घायल हुए। ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में CAPF और हमारी JNK पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान।
लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हम आपको हमले का पैटर्न दिखाते हैं जिसके जरिए आतंकियों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे, फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही तीर्थ यात्रियों से भरी बस आतंकियों को दिखाई दी, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी आतंकी वापस रियासी से राजौरी की तरफ भाग गए। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पाई। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। रियासी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान। रियासी में हमले के बाद से कोहराम मच गया है। देश भर में पाकिस्तानी आतंकियों से बदला लेने की मांगें उठ रही हैं। जोरदार प्रदर्शन जम्मू के कई इलाकों में हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से है और इंटरनल गद्दारों की वजह से है। ये इंटरनल गद्दार जो है वो समाज के अंदर छुपे हुए हैं, उनको सर्च करने की जरूरत है। You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They are still there. It is not only election. I am afraid. I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that yatra goes peacefully. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घायलों से मिलने के बाद साफ कहा कि इस घटना की हर तह तक पहुंचेंगे और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों को 10 लाख और घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। इस हमले में एक बच्चे समेत 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई। जरा देखिए आतंकियों का यह हमला क्यों इतना खौफनाक माना जा रहा है। पिछले 10 साल में आम नागरिकों पर यह आतंकियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यात्रियों से भरी बस JK02AE3485 शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी। 42 यात्री बस में सवार थे। सभी यात्रियों को लेकर बस शिवखोड़ी गई थी। आतंकियों ने पौनी और शिवखोड़ी के बीच कंडा त्रयात इलाके में चंडी मोड़ के पास बस पर हमला किया। बस लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस के गिरने के दौरान वहां मौजूद दूसरे आतंकियों ने पीछे से गोलियां बरसाईं। सभी मरने वाले और घायल श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जांच शुरू हो गई है। पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम करने वाले टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रियासी पर हुआ भीषण आतंकी हमला साबित करता है कि आने वाले दिनों में आतंकी आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। खास तौर से जम्मू रीजन में अब देखना होगा कि भारत सरकार और सुरक्षा बल किस तरह से आतंकियों पर काबू पाते हैं। बीते 10 सालों में सिविलियंस पर हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस मामले में हर एंगल से खंगाल रही हैं। इस दौरान खुफिया एजेंसी के हाथ जो कुछ लगा है वो बेहद चौंकाने वाला है।
किस रास्ते पाकिस्तान से जम्मू पहुंचे आतंकी? कौन थे आतंकियों के मददगार? कहां छिपे हैं बस पर हमला करने वाले दहशतगर्द? जो बीते 10 सालों में नहीं हुआ वो रियासी में तब हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा बलों की नजरों से बचकर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां 24 घंटे संगीनों का पहरा रहता है। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने स्थानीय सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांबा बॉर्डर के जरिए 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू में घुसपैठ की थी। खुफिया विभाग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने लोकल टेररिस्ट नेटवर्क पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और टीआरएफ के आतंकियों से सहायता लेकर यह हमला किया था। इस हमले में कुछ लोकल लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी हैं, क्योंकि छिपे हुए आतंकी किसी और बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई आगजनी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव से भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। बलौदा आगजनी पर एक्शन में सरकार। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। नहीं बख्शे जाएंगे अग्निकांड के गुनहगार। सिस्टम को हिला देने वाली इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कलेक्ट्रेट परिसर पर हमला करने वाली ये भीड़ कहां से आई? क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी का सहारा लिया। क्या इन तस्वीरों की इनसाइड स्टोरी कुछ और है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। अब उन गुनहगारों को ढूंढ कर निकालने की तैयारी हो रही है, जिन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम लोगों की गाड़ी कमाई को भी आग के हवाले कर दिया। बलौदा बाजार जिले में उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति पर आईजी और कमिश्नर को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली गई, रिपोर्ट मांगी गई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। बलौदा बाजार में हुए बवाल के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस घटना के पीछे असामाजिक तत्वों के होने का दावा किया। साथ ही कहा कि जो गुनहगार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज इसमें नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई होगी ही होगी। जो भी गुनहगार होगा भैया उसकी बात होगी, इसमें किसी एक की बात नहीं है। जो गुनहगार है सब पर कार्रवाई होना है।
दरअसल 15 मई को सतनामी समाज के पूजनीय स्थल को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई गलत लोगों के खिलाफ की गई है, जिसके बाद से सतनामी समाज में लगातार आक्रोश था। सोमवार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर सैकड़ों लोग बलौदा बाजार पहुंच गए। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान एसपी, कलेक्टर और कई लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है वो आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बात सीमा हैदर की करते हैं। दरअसल सीमा हैदर 1 साल से भारत में रह रही है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उसके पहले पति के वकील ने नेपाल में उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तो क्या अब सीमा को नेपाल जाना होगा? ये रिपोर्ट देखिए। जब से सीमा हैदर भारत में रहने आई है, तभी से उसकी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई है। उसकी एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर उस पर एक के बाद एक केस करता जा रहा है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, पानीपत के बाद अब एक और केस दर्ज किया गया है, जो भारत से बाहर का है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नेपाल में सचिन मीणा और सीमा हैदर के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें दोनों पर गुलाम हैदर के 4 बच्चों को बंधक बनाने और उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। गौशाला पुलिस स्टेशन में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो में एक कंप्लेंट दी है सचिन मीणा के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, कि किस प्रकार गुलाम हैदर के 4 बच्चों को एयरपोर्ट एरिया से अपहरण करके इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कराई गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई और किस प्रकार उनको जबरदस्ती वहां पर बच्चों को डिटेन किया हुआ है और उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है। गुलाम हैदर के वकील ने नेपाल में मानव तस्करी विरोध ब्यूरो, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को भी शिकायत भेजी है। गुलाम हैदर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। वो सीमा पर पूरी तरह हमलावर है। गुलाम यही चाहता है कि सीमा भी किसी तरह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए, इसलिए उसके वकील नेपाल भी पहुंच गए। नेपाल पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, इसके लिए हमने और सचिन मीणा पर एफआईआर दर्ज करे, सीमा पर एफआईआर दर्ज करे और इनको कस्टडी में लेकर जेल में भेजे। ये हमने कंप्लेंट दी है और बाकायदा इस कंप्लेंट की रिसीविंग हमें मिली है। तो हमें उम्मीद है नेपाल की पुलिस जल्दी इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करेगी और इनको नेपाल जेल में भेजने का काम करेगी और बच्चों को रिकवरी करने का काम करेगी। गुलाम हैदर सीमा और सचिन की शादी को नहीं मानता। ग्रेटर नोएडा की अदालत में दोनों की शादी की वैधता को चुनौती दी गई है। सीमा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। ये भी दावा किया कि उसके बच्चों ने भी हिंदू धर्म अपना लिया है। नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में 10 जून को सुनवाई होनी थी। गुलाम हैदर काफी दिनों से दावा कर रहा था कि उसने भारत के वीजा के लिए आवेदन किया है और 10 जून से पहले ही भारत आकर अदालत में हाजिरी लगाएगा। सीमा हैदर के खिलाफ पक्के सबूत कोर्ट में पेश करेगा, लेकिन 10 जून को सूरजपुर कोर्ट में ये सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान से भारत नहीं आया। अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की अपील की है। इसके अलावा गुलाम के वकील ने सीमा के खिलाफ पानीपत में केस दर्ज करवाया है, जिसमें अदालत ने उसे 2 जुलाई को पेश होने को कहा है। जाहिर है कि सीमा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका फेवरेट शो मारो राजस्थान। इस
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक राजस्थान में आ गया कूलर का गुरु आइजन। घर ले जाएं अपना आइजन कूलर मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर। हेडलाइंस के प्रायोजक राजस्थान में आ गया कूलर का गुरु आइजन। घर ले जाएं अपना आइजन कूलर मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर। जानकारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए, राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए, मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास, जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है। जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए, अजय टम्टा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री, तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया, शोभा करंदलाजे को लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। यानी मोदी की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पीएम मोदी ने रखा है। वो लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।